हेलो। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। और फिर से आप लोगों के लिए 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं जो कि आपको आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ना सिर्फ प्रॉब्लम्स, उसके साथ हम लोग उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। इस बार जो चैप्टर ले रहा हूं वो है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th का चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप मेडी जी केमिस्ट्री चैनल को यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पहला सवाल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग थर्मल कैपेसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, यहां पर जरा चेक करो कि यहां पर आपको कंपाउंड क्या दे रखा है। नंबर 1 पे दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट, नंबर 2 पे दे रखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, नंबर 3 पे दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड नंबर 4 पे दे रखा है बेरिलियम कार्बोनेट। ये काफी अच्छा सवाल है और थर्मल कैपेसिटी के सेंस में आप लोगों को ऑर्डर पूछा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी के सेंस में ऑर्डर पूछा है। तो स्टेबिलिटी जरा चेक करो, यहाँ पर मैंने हिंट भी दे रखा है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है, अगर हम लोग यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली दिखा भी रखा बट फिर से बता देता हूँ। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है बेसिकली वो क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज होने लगता है। तो आप जरा चेक करो। आपको पता है पोटेशियम जो है ग्रुप नंबर 1 में आता है और बाकी जितने भी यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम दे रखा है वो ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स हैं। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली पोटेशियम कार्बोनेट, ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, आंसर या तो बी होगा या डी होगा। उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटने लगती है, पता है। और साथ ही हम लोग को ये भी पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने लगती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? कैल्शियम। तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? कैल्शियम का कार्बोनेट, तो वो दोनों ऑप्शन में ही है। लेकिन उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम का कार्बोनेट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट सेकंड नंबर का है, यानी कि आंसर इसका क्या हो गया? बी। तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। इसको करने का ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कौन सा क्राइटेरिया लेना है। अगर आपको कार्बोनेट की स्टेबिलिटी को, थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करना है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को लेना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है यू हैव गिवन टू स्पीसीज। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो आपको दे रखा है कौन सी स्पीसी? NOF। दूसरा दे रखा है आपको NO2F। ठीक है, एंड टू डायपोल मूवमेंट्स, आपको दो डायपोल मूवमेंट भी दिए हैं, 1.81 डिबाई एंड 0.47 डिबाई। और आपको पहचानना है कि कौन सा किसका होगा। तो इसके लिए देखो, आपको जनरली अगर आपको डायपोल मूवमेंट पूछा गया है तो आपको स्ट्रक्चर जरूर पता होनी चाहिए। तो देखो स्ट्रक्चर का ही खेल है सारा। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपसे कि 1.81 डिवाइड फॉर NO2F एंड 0.47 डिवाइड फॉर NOF। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? ये पूछा आपसे कि इनमें से किसको ये डेटा जाता है। सेकंड ऑप्शन ये पूछता है कि 0.47 डिवाइड फॉर NO2F एंड 1.81 डिवाइड फॉर NOF बिकॉज NO2F इज अ लीनियर। पॉसिबल ही नहीं है, नाइट्रोजन के साथ टोटल 3 एटम है तो लीनियर कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बचा देखिए पहला पॉसिबल है, सी देखिए 0.47 डिवाइड फॉर NO2F बिकॉज बॉन्ड मोमेंट ऑफ NO बॉन्ड एंड NF बॉन्ड आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो अगेन आपको पता कैसे लगेगा जब आपको स्ट्रक्चर्स पता हो। और डी ऑप्शन है सीधे सीधे 0.47 डिवाइड फॉर NO2F एंड 1.81 डिवाइड फॉर NOF। तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर नोट डाउन करिए। सबसे पहले तो एक नाइट्रोजन है, वैसे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, अगर उसने दो ही यहाँ पर बॉन्ड पेयर बनाए तो एक लोन पेयर है, जरा चेक करो यहाँ पर। ठीक है, और दो बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है और एक फ्लोरीन के साथ बनाया है, टोटल तीन ही बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर बेंड और एंगुलर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, तो आंसर बी तो कभी नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अगर लोन पे डोनेट कर दे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ में, और डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ये NOF का और ये NO2F का। अब जरा चेक करो यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, नाइट्रोजन टू
ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों की ज्यादा है, तो रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो तो डाइपोल मोमेंट को कम कर देगा। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इससे तो कम होना चाहिए, तो यही तो डेटा हमारे पास। जरा चेक करो 0.47 किसके लिए जाएगा, ऑब्वियसली NO2F के लिए, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है इससे ज्यादा होगा। ये सीधा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। थोड़ी सी भी अगर आपके पास दिमाग है, देखिए डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं है। आपको कई बार ऐसे सोचते हैं तो डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन हो गया, आपको रट्टा मारना है, नहीं, ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कम किसका होगा और ज्यादा किसका होगा, ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर आपने स्ट्रक्चर ढंग से बना ली तो देखो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है, आप देखो, आप जरा चेक करो, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जो है दोनों एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, तो रिजल्टेंट हुआ नीचे की तरफ। जबकि यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट का सीन है कुछ ऐसा है, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो फाइनली क्या कर रहा है, ये इन दोनों को अपोज कर रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, तो यही तो है। 1.81 इसका होगा और 0.47 इसका होगा, इसलिए काफी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ थीटा कोरस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। अगेन मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट, तो मैं आपको सीधी सी ट्रिक बता देता हूं। देखिए थीटा का वैल्यू जितना कम होगा, ये याद रखिए, तीन अगर हमारे पास एटम्स है जो कि आपको स्पेस में अरेंज करने, तो थीटा का वैल्यू जितना कम होगा, डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि जब आप डाइपोल मूवमेंट निकाल रहे होगे रिजल्टेंट, तो आप लिखते हो कोस थीटा, वेक्टर्स ही तो लेते हो, और थीटा का वैल्यू जितना कम होगा, कोस थीटा का वैल्यू जो है वो उतना ही ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। आपको पता होगा दो रिजल्टेंट का डाइपोल मूवमेंट किस तरह से लिखा जाता है। डाइपोल मूवमेंट लिखा जाता है दैट इज वेक्टर p की स्क्वायर, याद होगा, प्लस वेक्टर q का स्क्वायर, प्लस लिखा जाता है 2pq cos थीटा, याद होगा। यहाँ से cos थीटा एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर समेशन के लिए थीटा का वैल्यू जितना कम होगा, cos थीटा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, थर्ड का आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेसर एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N3 नेगेटिव। इसका लेसर एक्सेप्टेबल N3 नेगेटिव का लेसर एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। देखिए इसका आंसर मैं सीधे भी दे सकता हूँ, दिख ही रहा है यहाँ पर सी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है, जरा ध्यान से उसको देखिए, वहां पर स्ट्रेन ज्यादा है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक साइकिल बना दिया है, और यहाँ पर जो एंगल है नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, बेसिकली वो एंगल भी 60 डिग्री का होगा, जो कि बहुत ही कम है, जो यहाँ स्ट्रेन पैदा कर रहा है, तो ये लेसर एक्सेप्टेबल है, बाकी उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है, इसलिए पूछा है, और नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि यहाँ पर स्ट्रेन की वजह से सी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, कम ही एक्सेप्टेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 इज, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप यहाँ आपको XeF2 का शेप पूछा होता, तो शेप तो देखो Xe के साथ आपको F2 को यानी कि दो फ्लोरीन को अरेंज करना है, तो शेप तो बड़ा आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पर जो शेप होगा वो लीनियर होगा, बट यहाँ पर तो चारों ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा लीनियर शेप। तो स्ट्रक्चर का मतलब है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जहां पर आपको बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स को भी चेक करना होता है। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अगर आपको दोनों को चेक करना है और स्ट्रक्चर बनानी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल तरीका देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करने होते हैं। अब आप चेक करो यहाँ पर Xe ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, दो। लोन पेयर कितने बचे हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो तो उसने काम पे लगा ली, तो 3 लोन पेयर बचे ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो टोटल कितना हो गया, 5। और 5 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3d। और sp3d के केस में आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कौन सी होती है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो स्ट्रक्चर यहाँ बनी भी हुई है। दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आपसे कि डाइपोल मोमेंट इज 1.5 डिवाइड, तो आपसे पूछता है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट, इस स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा है, जबकि इसका स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट आपको दिया है। तो यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है कि कार्बन टू एक्स, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट दे रखा आपको 1.5। तब आपसे पूछा है कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर ऊपर की तरफ 1.5 है और नीचे की तरफ 1.5 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब बचा सिर्फ ये वाला x, इस डायरेक्शन वाला और इस डायरेक्शन वाला x। तो अब जरा चेक करो, इस डायरेक्शन पे है 1.5, ठीक है, और इस डायरेक्शन पे है 1.5, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो आप निकाल लो, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, दैट इज, वो मैंने पहले ही बताया था, p² + q² + 2 pq, दैट इज 1.5 कोस
उनके बीच का एंगल 120। cos 120 का वैल्यू कितना होता है -हाफ। तो आप जरा चेक करो कितना आ रहा है 1.5। फिर से चेक कर लो, हिंट दिया हुआ नीचे मैंने, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले बॉन्ड ने नीचे वाले बॉन्ड के डायपोल मोमेंट को तो कैंसिल कर दिया, बचा ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरे और चौथे नंबर का बॉन्ड है बेसिकली, जरा मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ इंक चेंज कर लेता हूँ। ये नंबर 1 पोजीशन हो गई, ये नंबर 3 पोजीशन है, ये नंबर 4 पोजीशन है और ये नंबर 5 पोजीशन है। 1 और 4 वाले ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, देखो यही हिंट में लिखा हुआ है। जबकि 3 और 5 वाले जो हैं वो 120 डिग्री एंगल पर हैं, तो टोटल हमारे पास डायपोल मोमेंट कितना हो गया 1.5। ये काफी अच्छा सवाल है। अब 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्वेश्चन की नहीं है, ये मैंने बनाई थी, गलती से मैंने बना दी। तो देखो ये आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शन दिए हैं, आपको खुद को चेक करना है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप ऑप्शन को चेक करें H3O प्लस, जिसके अंदर हमें पता है स्ट्रक्चर, आपको पता होगा ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास BF4 माइनस, तो BF4 माइनस में भी फ्लोरीन बोरॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और NH4 प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 3 में तो है ही, तो बच्चा चौथा ऑप्शन, दैट इज सी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। आंसर किस 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। ये भी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा सेकंड पर्सनल फेवरेट है इन 10 क्वेश्चंस में। कहता है आपसे 8वां सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन चेंजेस। इनमें से टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन किस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अमोनिया कंबाइंड विच H+, अगर अमोनिया H+ को कंबाइन हो जाए तो क्या हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है AlH3 कंबाइन विद H-, क्या H- जैसे ही ये H- को अपने साथ अटैच करेगा तो हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा। सी ऑप्शन देखा है बोथ केसेस में, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। देखिए मैंने यहाँ पे चीट कोड करके एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको कहा था कि जो नोटा आपका आंसर होता है वो ऑलमोस्ट नहीं होता, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अमोनिया की बात करें और NH4 प्लस की बात करें तो हाइब्रिडेशन चेक करो, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 1, टोटल यहाँ पर कितना हो गया 4, 4 के हिसाब से हाइब्रिडेशन कितनी हो गई sp3। NH4 प्लस की बात कर लो, यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा, ये हाइड्रोजन 4 है तो 4 बनाएगा, नंबर ऑफ एटम अटैच भी कह सकते हो। और प्लस लोन पेयर बचेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसने डोनेट कर दिया 0, तो टोटल कितना आ गया 4, 4 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडेशन कितनी हो गई sp3। जिसको हाइब्रिडेशन निकालनी नहीं आती है, मेरे चैनल में एक बार आप सर्च कर लो, आपको हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ दोनों केसेस में भी हाइब्रिडेशन sp3 और यहाँ भी कितनी है sp3, इसका मतलब ये तो नहीं है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। बोथ द केस भी नहीं हो सकता क्योंकि ए ही नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो गया बी, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। बट AlH3 में कैसे हो गया, तो आप जरा चेक करो। AlH3 की बात करें और जब आप ये AlH4 बना देते हैं माइनस, AlH4 माइनस बना देते हैं, तो ध्यान जरा चेक करो हाइब्रिडेशन कैसे चेंज हो गया। AlH3 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, लोन पेयर तो है ही नहीं तो 0। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, लोन पेयर तो पहले से ही नहीं थे तो 0। तो यहाँ पर 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जबकि 4 के केस में क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 9th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है which one of the following arrangement of molecule correct in the basis of dipole moment। यहाँ पर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है आपको, किसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए आपको डायपोल मोमेंट के लिए एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं, जहां पर जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर ना हो, यानी कि उसकी रेगुलर स्ट्रक्चर हो, रेगुलर, तो उसके लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये सिंपल सा रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब जरा चेक करो, यहाँ पर BF3 की बात करते हैं। यहाँ पर BF3 में क्या बोरोन के पास लोन पेयर है, इसकी स्ट्रक्चर रेगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ये पता होगा कि बोरोन और फ्लोरीन जो है इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनरली अटैच होते हैं, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। तो सबसे कम तो BF3 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो BF3 सबसे कम है तो कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो आंसर इसका डी हो गया, वैसे ही मालूम पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इस ऑप्शन में अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट है NF3 से ज्यादा बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों, उसको यहाँ डायग्रामेटिकली आप चेक कर सकते हो। देखो NF3 में जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं उसमें फ्लोरीन की तरफ जाता हुआ आपको डायपोल मोमेंट का वेक्टर डायरेक्शन दिखेगा, देखो इस तरफ जा रहा है, तो ये बिखरा हुआ है,
ठीक है। जबकि NH3 के केस में आपको जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की तरफ जाता दिखेगा, यानी कि एक ही पॉइंट की तरफ इकट्ठा हो रहा है सारा डायपोल मूवमेंट। तो ये आपके पास यूनी पॉइंट हम लोग बोलेंगे डायपोल मूवमेंट, जबकि ये बिखरा हुआ है। तो इसका जो NH3 का जो डायपोल मूवमेंट होता है, यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मूवमेंट इकट्ठा हो रहा है, जबकि यहाँ पर बिखर रहा है। तो इसका डायपोल मूवमेंट उससे ज्यादा होगा, तो अमोनिया का ज्यादा होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चंस में लास्ट पूछ रहा है लेटिस एनर्जी ऑफ BeCO3, बरीलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। देखिए नेगेटिव वाला जो आयन है वो तो सबके लिए कॉमन है, तो बचा सिर्फ पॉजिटिव वाला आयन। लेटिस एनर्जी केस में आप लोगों को बता देता हूँ। लेटिस एनर्जी देखिए उस कंपाउंड की सबसे ज्यादा होती है जिसका साइज सबसे कम होगा। तब जरा चेक करो सबसे कम साइज किसका है, बरीलियम का। तो इसकी जो लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, साइज इंक्रीज होने पर लेटिस एनर्जी घटने लगती है। इसका आंसर क्या होगा, बी। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। और उनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं गाइस, तो इनको प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो आप। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाओ और इनको शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।